हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी पैडागोजी। जो सीटेट के एग्ज़ाम में पैडागोजी जो हिंदी का आता है भर भर के क्वेश्चन, तो 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास मैराथन क्लास चलाई जा रही है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैराथन क्लास चल रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोली होती क्या है? किसी खास क्षेत्र में, जो खास क्षेत्र होती है आप लोग के एरिया में, जो गांव विलेज कुछ कुछ गांव मिलकर जो आते हैं, तो किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का एक रूप है। क्या बोली? इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। किसे? बोली को। तो बोली की विशेषता क्या होती है? बोली की कोई लिपि या साहित्य नहीं होती है। क्या? जो बोली होती है उसकी कोई लिपि या साहित्य नहीं होती है। ये पॉइंट ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा कि एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। जो इसकी विशेषताएं हैं, जो मानक भाषा हम लोग पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड बन करता है। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। क्या है? ये जो है अल्प विकसित रूप है, क्योंकि जो विकसित होता है छोटा से छोटा, वही अल्प विकसित रूप होता है। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यह बोली है। बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि ना ही इसकी कोई लिपि होती है, ना ही इसकी कोई साहित्य होती है। तो मानक भाषा देख लेते हैं। मानक भाषा क्या होता है कि जब भाषा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है, तो यह एक मानक भाषा का रूप ले लेती है। जो बोली होती है, बोली से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, विस्तृत रूप ले लेता है एक भाषा के रूप में, तो वही एक मानक भाषा होती है। जैसे कि मान लीजिए खड़ी बोली है, तो वो क्या है? एक मानक भाषा का रूप है। तो इसे शुद्ध उच्च स्तरीय परिमार्जित भी कहा जाता है। किसे? मानक भाषा को। तो जो भाषा की विशेषताएं और प्रकृति होती हैं, ये देख लेती हैं। ये भी पॉइंट क्या है कि कई बार ट्रेंड किया हुआ है, तो जितने भी पॉइंट हैं सब ये ट्रेंड किए हुए हैं, तो आप लोग पॉइंट एक भी मिस मत करिएगा। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। तो परिवर्तनशील यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं, तो भाषा कुछ आप लोग को चेंज भी होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप लोग जब पूर्वी में चले जाएंगे, और उसके बाद से क्या, पश्चिमी साइड चले जाएंगे, अवध की तरफ चले जाएंगे, तो ये सब बदलती रहती है भाषा। तो ये क्या कहा गया है? इसका मतलब यही है कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरणीय होता है। अनुकरण करके हम लोग भाषा सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं, तो वही कहा गया है कि भाषा अनुकरणीय होता है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या? नियमबद्ध व्यवस्था है। जो व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, तो ये भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। तो सामाजिक संपत्ति यानी कि हम लोग समाज में रहकर भाषा को सीखते हैं, तो वही कहा गया है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा यादृच्छिक होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र होती है। आप जैसे चाहें वैसे आप बोल सकते हैं, कोई आप लोग को बंद नहीं किया गया है। तो भाषा क्या है? यादृच्छिक, स्वतंत्र होती है। टूटी फूटी आप सीखते हैं अपने स्वतंत्र से, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यादृच्छिक का मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लिपि देवनागरी। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का एक और नाम नागरी लिपि भी है। क्या? नागरी लिपि। इसे नागरी लिपि भी कहते थे। किसको? देवनागरी लिपि को भी। और शुरू में देवनागरी लिपि को ब्राह्मणी लिपि भी कहा जाता था। तो ब्राह्मणी लिपि से ही देवनागरी लिपि, ये सब क्या है? अपना विकसित रूप है, निकला हुआ है। तो कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए हिंदी की भाषा का लिपि क्या हुआ? देवनागरी हुआ। मराठी में चले जाएंगे, उनका अपना लिपि है। बांग्ला का अलग लिपि है। तो ऐसे ऐसे लिपि क्या होती है? तो अपनी भाषा का एक क्या है? लिपि होती है, और लिपि लिखी जाती है। तो याद रखिएगा। देखिए, भारत की राजभाषा और सह राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। सह राजभाषा क्या है?
अंग्रेजी है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि निम्न में से कौन सा सहराज भाषा है, तो अंग्रेजी क्या है, सहराज भाषा है। हिंदी क्या है, राजभाषा है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा कि ये क्या है, राजभाषा है। बहुत लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा समझ जाते हैं, लेकिन अभी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो राजभाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये भी पूछता है ऐसे भी कि हिंदी की सह राजभाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो संविधान की धारा 343 एक में क्या, एक में एक की जगह क भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो याद रखिएगा 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी है। लिपि क्या है, देवनागरी है। किस संविधान के धारा में, तो 343 एक में। सहराज भाषा, तो संविधान की धारा 343 दो, क्या 343 दो के अनुसार अंग्रेजी को सहराज भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो सहराज भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। राजभाषा हिंदी है। संविधान की धारा कितने में, 343 एक में राजभाषा हिंदी है और सहराजभाषा संविधान की धारा 343 दो के अनुसार अंग्रेजी है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। कितने, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ये 22 प्रादेशिक भाषाएं जो है ये आप लोग देख लीजिएगा। जो बोडो है ये दिया गया था, तो निम्न में से कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का है, तो निम्न में से है, तो बोडो कई बार दिया है। कहाँ है बोडो, देखिए इसमें बोडो कहीं होगा, तो ये देखिए। तो याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा कौन कौन है, दे देगा कि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा पंजाबी हुआ, गुजराती, मराठी, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम और उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, कन्नड़ और संथाली। तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का नाम आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। शास्त्रीय भाषा भी पूछता है, कई बार ये सब क्वेश्चन अटेंड कर सकता है, तो याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। पहले कितनी थी, तो देखिए पहले 6 थी, अब 5 भाषाओं को जोड़ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये क्वेश्चन अटेंड कर सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 को, क्या 2024 को, देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं ये याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें कुल संख्या अब 11 हो गई है। जो पहले कितनी थी, तो 6 भाषाओं को 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो पहले कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी, 6 थी, अब कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। कितनी जुड़कर, 5 जुड़कर, कब, 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ी गई थी। जो पहली 6 थी वो कब, सबसे पहले तमिल को जोड़ा गया 2004 में, देन उसके बाद संस्कृत को 2005 में, और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया में 2014 में, और 2024 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो शास्त्रीय भाषा होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए शास्त्रीय भाषा उसे कहते हैं जिसका आधुनिक रूप में कोई मतलब विकसित रूप न हो, और 1500 से 2000 पुरानी ये साल क्या हो, पुरानी भाषाएं हो। जैसे हिंदी क्या है, हिंदी पहले क्या थी, अपभ्रंश, अवहट, ये टूटी फूटी जोड़ जोड़कर आधुनिक रूप ले ली है। तो इन सब का जो ये सब हैं ये अपने में प्राचीन से ही आ रही हैं, इनमें कोई चेंज न हो, कोई बदलाव नहीं हो, इसीलिए उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो हिंदी क्या, हिंदी तो भाई पहले कैसे थी, फिर टूट फूट कर करते करते अवहट, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट से होती हुई निकल कर आई है अब हिंदी रूप आधुनिक में। तो संस्कृत क्या, संस्कृत पहले ही संस्कृत भी थी, आज भी संस्कृत है। तमिल पहले भी शुरू में जब निकली तमिल तो तमिल थी, आज भी तमिल है। तो इसका रास्ता बदला नहीं है, तो इसलिए शास्त्रीय रूप का दर्जा इन लोग को ऐसे दिया जाता है।
त्रिभाषा सूत्र देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन टेंड करता है। देखिए 1966 में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के रूप में प्रस्तावित किया। क्या? त्रिभाषा सूत्र के रूप में कौन? 1966 में कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों को 1968 में नीतिगत रूप से अपना लिया गया। कब? 1968 में। देखिए इसमें क्या होता है, एक मातृभाषा, जैसे कि मान लीजिए हम आप लोग को समझा रहे हैं त्रिभाषा सूत्र होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए मातृभाषा, इसमें त्रिभाषा सूत्र में जो पहली लैंग्वेज होती है, जो पहली भाषा होती है, उसको मातृभाषा के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा अगर हिंदी है तो पहली लैंग्वेज उसका हिंदी होगा, क्योंकि उसको मातृभाषा के रूप में लिया गया है। तब दूसरी मान लीजिए अंग्रेजी ले लिया, और ट्रेडिशनल कोई तीसरा हो गया, जैसे कि साउथ में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली कोई भी हो सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी की मातृभाषा तमिल है, ये तमिल है, तो दूसरी भाषा अंग्रेजी या ट्रेडिशनल कोई लैंग्वेज ले सकता है। यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल कोई लैंग्वेज ले रहा है, मान लीजिए तमिल है, यहाँ पे तमिल ले लिया, तो दूसरी भाषा अंग्रेजी ले सकता है, या अंग्रेजी या हिंदी। यहाँ पे जब हिंदी ले लिया तो यहाँ पे कोई आप अंग्रेजी ले लेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल लैंग्वेज तो तमिल के रूप में हो ही गया, तो आपको दूसरी भाषा अंग्रेजी या हिंदी लेना, हिंदी जरूरी है। तो वही कहा गया है कि जिसकी मातृभाषा अगर हो, अगर हिंदी मातृभाषा है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल या अंग्रेजी ले सकता है। यहाँ पे अगर अंग्रेजी ले रहा है तो यहाँ पे ट्रेडिशनल लेगा। यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल ले रहा है जैसे साउथ की कोई भाषा, तो यहाँ पे अंग्रेजी लेगा। अगर कोई जिसकी मातृभाषा क्या हुआ, गुजराती हुआ, ठीक, गुजराती हुआ, तो अब यहाँ पे आप हिंदी लेंगे और तब अंग्रेजी लेंगे। ऐसे तो पहले आप लोग को पहले लैंग्वेज में त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा को लेना है, यही हमारा त्रिभाषा सूत्र कहता है। लेकिन इस पे क्या है, NEP 2020 में इसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है कि नहीं आप कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज लीजिए, नहीं लीजिए, लेकिन इसको ऐसे त्रिभाषा सूत्र का रूप दिया गया है। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम होता क्या है? देखिए भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, इतना बस जान लीजिए। भाषा अर्जन जो होता है वो हम लोग आसपास पड़ोस चट्टी चौराहा कहीं भी सीख सकते हैं। भाषा अधिगम क्या है? इसको सीखने के लिए नियम चाहिए, विद्यालय चाहिए, बस इतना बस कीवर्ड आप पकड़ लीजिए। तो देखिए ये भाषा अर्जन परिवार या कहीं भी हम लोग सीख सकते हैं, और यह विद्यालय में। यह सहज और स्वाभाविक होती है, यानी कि सरल होती है, और ये प्रयास और जटिल होती है। जैसे कि मान लीजिए भाषा अर्जन, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम जैसे चाहे वैसे सीख लेंगे। अगर भाषा अधिगम में हमें अंग्रेजी सीखना है, क्योंकि ये प्रथम भाषा होता है भाषा अर्जन, और भाषा अधिगम द्वितीय भाषा होता है। जब हम द्वितीय भाषा सीखेंगे, चाहे अंग्रेजी सीखेंगे, चाहे संस्कृत सीखेंगे, चाहे कुछ सीखेंगे, तो उसमें प्रयास और जटिल तो होगा, कठिनाई तो होगी थोड़ा, तो वही है कि प्रयास और जटिल है। अनौपचारिक परिवेश कहीं भी सीख सकते हैं, और ये औपचारिक साधन होता है। अनुकरण कॉपी करके सीखते हैं हम लोग, जैसे चाहे वैसे कॉपी जहाँ भी कर सकते हैं, और इसमें नियम और व्याकरण की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग इंग्लिश का ग्रामर सीखेंगे तो भाई ग्रामर तो हमें व्याकरण चाहिए ही, नियम चाहिए ही। तो भाषा अधिगम, नियम और व्याकरण, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये द्वितीय भाषा है। प्राकृतिक प्रक्रिया प्रथम भाषा, और ये द्वितीय भाषा है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा है। कौन? भाषा अर्जन। तो ये याद रखिएगा। भाषाई कौशल देख लेते हैं। देखिए भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। एक क्रम से जो होता है सुबोपली, पहले सुनकर, फिर बोलकर, फिर पढ़कर लिखना। तो सुनना मतलब सुनकर, बोलना मतलब बोलकर विचार प्रकट करना, पढ़ना पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिखना लिखकर विचार व्यक्त करना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा कौशल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन में इनकी विशेषताएं भी से टेंड कर देता है। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा मानव में भाषाई विकास के विस्तार देते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन टेंड करता है। तो ये चारों कौशल जो होते हैं एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, ये याद रखिएगा। चारों कौशलों के विकास के लिए इन्हें एकीकृत रूप से पढ़ना अनिवार्य है। जब अंतर संबंधित होते हैं तो ये एकीकृत रूप से हम लोग सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत रूप से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं और सीखते हैं।
सभी कौशल एक ही क्रम में सीखे जाए ये आवश्यक नहीं है। देखिए जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो अगर क्रम्स की बात की जाए, देखिए सुबोपली सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये तो एक क्रम चलता है, लेकिन जो सीखे जाए ये नहीं है। जो क्रम उसका चलता है सुबोपली, यानी सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। तो सुबोपली एक क्रम है, लेकिन एक ही क्रम से सीखे जाए आवश्यक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक बोल रहा है, ठीक, फिर बोलने के बाद लिखना आ रहा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पहले बोलेगा तभी लिखे। अरे लिख कर भी या लिख कर पढ़ेगा, पहले पढ़ने से पहले भी लिख सकता है, लिखने से पहले भी पढ़ सकता है। तो ये क्या है, कोई आवश्यक ही क्रम ऐसे क्रम में सीखे जाए कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जो क्रम होता है वो सुबोपली होता है, लेकिन एक क्रम के अनुसार सीखें ये कोई आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। ये कौशल जन्मजात नहीं होते बल्कि प्रशिक्षण और अभ्यास से अर्जित किए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। जैसे कि मान लीजिए एक इंडिया का बालक अगर जन्म के समय जन्म ले रहा है, अगर उसको विदेश में आप लोग भेज देंगे तो विदेश में क्या करेगा, वहाँ का माहौल देखकर वहाँ के प्रशिक्षण से इंग्लिश सीखेगा। यहाँ भी रहेगा, अगर किसी का बालक संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा बोली जाती है, आप संस्कृत में इन्वायरमेंट कर देंगे तो संस्कृत सीखेगा। अगर तमिल में है तो तमिल सीखेगा, हिंदी है तो हिंदी सीखेगा। तो यही कहा गया है कि ये कौशल जन्मजात नहीं होती है। वो जन्मजात नहीं होती कि नहीं इसको संस्कृत ही लेकर बाहर आएगा, ये इंग्लिश बाहर लेकर आएगा, ये हिंदी बाहर लेकर आएगा, नहीं, उसको बल्कि प्रशिक्षण और अभ्यास से ये सब अर्जित होती है। ये क्या होती है, पैतृक संपत्ति नहीं होती है माता पिता की, ये क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। देखिए भाषा कौशल का एक वर्गीकरण, एक ग्रहणात्मक कौशल होता है, एक अभिव्यक्तात्मक या उत्पादात्मक होता है। जो सुनना पढ़ना बोलना लिखना सब होता है तो उसी में बांटा गया है, जो 4 इनके कौशलें हैं। तो देखिए श्रवण कौशल यानी कि सुनना, पठन कौशल यानी कि पढ़ना। जैसे कि हम सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यानी कि किताब को देख कर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, श्रवण कौशल और पढ़ना, यानी कि सुनना और पढ़ना। हम लोग देख कर पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं किसी की बात वो भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल होता है। और इन्हें निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। देखिएगा निष्क्रिय कौशल कौन है, सुनना और पढ़ना। देखिए अभिव्यक्तात्मक यानी कि उत्पादात्मक, जो हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने से उत्पाद करते हैं, तो वो भाषण कौशल, यानी कि हम जब बोलते हैं तो हमारी कोई बात सुन रहा है तो हम भाषण दे रहे हैं, तो हम उत्पाद कर रहे हैं, उत्पादात्मक कार्य हुआ, यानी कि अभिव्यक्तात्मक हुआ। और लेखन को लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी कि हम खुद उत्पाद कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक और उत्पादात्मक। इन्हें सक्रिय कौशल भी कहते हैं। तो श्रवण कौशल यानी कि सुनना, पठन कौशल यानी कि पढ़ना, ये ग्रहणात्मक होते हैं। और भाषण कौशल यानी कि बोलना, लेखन कौशल यानी कि लिखना, ये अभिव्यक्तात्मक या उत्पादात्मक होते हैं। तो ये सक्रिय होते हैं और ये निष्क्रिय होते हैं, तो याद रखिएगा। लेखन कौशल की विधियाँ, देखिए एक श्रुत लेखन विधि होती है, जो सुनकर लिखना क्या होता है, श्रुत लेखन विधि। तो ये वर्तनी और गति में सुधार के लिए किया जाता है। कौन, श्रुत लेखन विधि। जो एक टीचर हैं वो बच्चों को श्रुत लेख करवा रही हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो बोल रही हैं वाचन कर रही हैं, इनको सुनकर बच्चे लिखते हैं। तो उसके बाद क्या, वर्तनी और गति में सुधार के लिए श्रुत लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। जेकटॉट विधि यानी कि स्वयं सीखना और तुलना और सुधार पर जोर, मतलब स्वयं से तुलना करना, सुधार करना कि हाँ क्या हुआ मेरे में, याद करके अपने से, मतलब स्वयं जो कार्य कर रहा है, जेकटॉट विधि जो होती है वही होता है। मॉन्टेसरी विधि, जो अपने इंद्रियों के माध्यम से, क्या, इंद्रियों के माध्यम से जो खेल खेल में सीखते हैं वो मॉन्टेसरी विधि होती हैं। रूपरेखण अनुकरण विधि यानी कि बिंदुओं या रेखाओं पर कलम चलाकर अभ्यास करना, जैसे बिंदु है ऐसे ऐसे, तो इनको कलम चलाकर जो अभ्यास करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रूपरेखा यानी कि अनुकरण विधि। पेस्टोलॉजी की रचना विधि क्या कहलाती है, अक्षरों को उनके घटकों में तोड़कर जोड़कर सीखना, तो पेस्टोलॉजी। देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, श्रुत लेखन में, श्रुत में सुनना, लेखन में लिखना,
तो श्रुत लेखन विधि। जेक टाट विधि, स्वयं से तुलना, टाट मीन्स टाट, त से तुलना, तो स्वयं से सीखना और सुधार तुलना करना, ये हो गया मॉन्टेसरी विधि। जहाँ इंद्रिय आ जाएगा मॉन्टेसरी विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, यानी कि बिंदुओं और रेखाओं, रूपरेखा से रेखा हो गया तो नहीं, बिंदुओं और रेखाओं से रूपरेखा अनुकरण विधि हो गया। पेस्टोलॉजी मीन्स, यानी कि जहाँ तोड़कर घटकों की बात करें वहाँ क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी विधि। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। लेखन प्रक्रिया के क्या, लेखन प्रक्रिया के मूल चरण होते हैं तो कौन कौन होते हैं, 5 चरण होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे टेंड करेगा, निम्न में से आप एक क्रम में सजाइए। तो क्रम में सजाएंगे तो पहले, सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व लेखन, यानी कि लिखने से पहले आप पूर्व लेखन करेंगे, यानी कि सोचेंगे कि कैसे हम लोग लिखना है। तो उसके बाद आलेखन, प्रारूपण या मसौदा, जब सोच लेंगे कि हमें ऐसे करना है तो उसका एक मसौदा तैयार करेंगे, दूसरा नंबर पे ये आएगा। संशोधन करेंगे, जब मसौदा तैयार कर लेंगे तो उसमें देखेंगे संशोधन क्या क्या है, पुनरावृत्ति, जो मेरी त्रुटियां हुई हैं क्या। फिर उसके बाद एडिटिंग करेंगे, यानी कि संपादन करेंगे। हाँ, कि एडिटिंग आप ऐसे से करते हैं, जैसे आप कोई रील्स बनाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड कर देते हैं, यानी कि प्रकाशन कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पहले पूर्व लेखन आएगा, फिर आलेखन या इसी को प्रारूपण या मसौदा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद संशोधन या पुनरावृत्ति करेंगे, फिर संपादन, फिर प्रकाशन। जैसे कि मान लीजिए आप एक फ़ोटो खींचे इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करने के लिए, पोस्ट किए, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे, मसौदा तैयार करेंगे, किस गाना पे हमें लगाना है उसको देखेंगे, प्रारूप करेंगे, मसौदा उसको तैयार करेंगे। फिर जब गाना और फोटो कर लेंगे तो उसके बाद से आप संशोधन करेंगे, इसमें पुनरावृत्ति करेंगे कि इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, ऐसे होगा। फिर उसके बाद जब हो जाएगा तब उसके बाद फोटो और गाना का सब अच्छी तरह से मिल जाएगा, तब उसके बाद से आप क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे, संपादन करेंगे, और जब करने के बाद क्या करेंगे, अपलोड मार देंगे, यानी कि प्रकाशन कर देंगे। तो ये जो लेखन प्रक्रिया के मूल चरण होते हैं कौन कौन, 5 चरण होते हैं, याद रखिएगा। क्रम पूछता है कई बार, और देगा इनमें से कौन सा नहीं है तो नहीं छाड़ दीजिएगा, पूछ देगा कि निम्न से है तो है देख लीजिएगा। ऐसे देखिए, बहुत लड़के क्या करते हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग, और ये व्यापक विस्तृत। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग में ज़्यादातर लड़के कन्फ्यूजन होते हैं, तो हम आप लोग को बता देंगे बहुत अच्छी तरह से कि स्कीमिंग होता क्या है, स्कैनिंग होता क्या है, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे बताएंगे। देखिए, स्कीमिंग सरसरी दृष्टि से पढ़ना, देखिए सामान्य जानकारी के लिए पढ़ना, यानी कि इसे द्रुत पठन भी कहते हैं। अभी बताएंगे क्या कीवर्ड है इसमें। तो देखिए, मुख्य बातें और सामान्य विषय जानने के लिए गहन अध्ययन के बिना, क्या, गहन अध्ययन के बिना, अभी हम बताएंगे, अभी कीवर्ड टेंशन मत लीजिएगा, कहें कि वाह स्कीमिंग स्कैमिंग कभी समझ में नहीं आता, बहुत लड़के इस पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, स्कीमिंग का स्कैमिंग मार देते हैं, स्कैमिंग का स्कीमिंग मार देते हैं। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर। तो हर शब्द नहीं पढ़ते, केवल मुख्य शब्द, शीर्षक, उपशीर्षक और महत्वपूर्ण वाक्य देखते हैं। अखबार खोलकर केवल हेडलाइन और मोटे अक्षरों को देखना। आप कहेंगे कि अखबार इसमें भी देखते हैं, अखबार इसमें भी देखते हैं, तो अब छोड़िए, हम अब आप लोग को बता रहे हैं, देखिए कैसे आप लोग को पकड़ना है। अब देखिए, स्कीमिंग का मतलब होता है कि जैसे किताब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा किताब पढ़ेंगे, बस सनसनी निगाह से, जल्दी जल्दी सनसनी निगाह से सरसरी पठन करेंगे। ठीक, अब बता रहे, अखबार कोई पढ़ रहा है बालक, तो अखबार पहला पेज खोलेगा, सनसनी निगाह से देगा, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे जल्दी से सरसरी निगाह से पढ़ देगा। ठीक, अब स्कैनिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्कीमिंग में भी अखबार पढ़ रहा है, लेकिन सरसरी तरह से सारा पेज पढ़ रहा है जल्दी, लेकिन स्कैनिंग क्या होता है, जो बारीकी से पठन होता है, हमें अखबार तो पढ़ना है, लेकिन हमको किस चीज़ के लिए पढ़ना है। जैसे कि आप क्या करते हैं, अखबार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग को क्रिकेट का खेल पढ़ना है तो आप पीछे से पन्ना उलाटते हैं, सीधे क्रिकेट पे चले जाते हैं। सिर्फ उसी चीज़ का पढ़ना
अखबार में पढ़ने के लिए विशिष्ट जानकारी सिर्फ वही चीज़ जो हमें जानकारी चाहिए। हमें अखबार पढ़ना है लेकिन उसमें रोजगार संबंधित नौकरी के लिए पढ़ना है तो सिर्फ नौकरी का ही पेज खोलेंगे, बाकी सारा पेज से हमें नहीं मतलब है। स्कैनिंग बारीकी से पठन जो विशिष्ट जानकारी से तेजी से ढूंढने का तकनीक है। अगर हम समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, स्कैनिंग होगा, बारीकी से पठन होगा। अगर रेस्तरां में यानी कि रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड से अपनी पसंद की डिश ढूंढना, आपको मेन्यू कार्ड में मोमोज खाना है तो सिर्फ आप मोमोज को ही ढूंढेंगे, आपको बर्गर खाना है तो सिर्फ बर्गर को ही ढूंढेंगे। तो यही होता है स्कैनिंग। अब देखो, अब फिर से बता रहे हैं स्कीमिंग, इसमें सामान्य जानकारी रहेगी जो सरसरी दृष्टि से पढ़ जाते हैं। अगर एक किताब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको सामान्य जानकारी के लिए जल्दी से सरसरी पढ़ लेंगे। अखबार खोलना है सरसरी से सामान्य जानकारी के लिए, हर मतलब अखबार को पूरा पेज आप उलट कर मतलब थोड़ी थोड़ी देख लेंगे सरसरी निगाह से। लेकिन आपको जब बारीकी से पठन पढ़ना है यानी कि स्कैनिंग पढ़ना है तो सिर्फ उसी चीज़ पे जाएंगे। अखबार में भी जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्रिकेट वाला न्यूज़ खोलना है, हमें फुटबॉल वाला खोलना है, हमें रोजगार वाला खोलना है, हमें हीरो हीरोइन वाला खोजना है। तो अखबार, लड़के क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि स्कैनिंग में भी अखबार पढ़ते हैं, स्कीमिंग में भी अखबार पढ़ते हैं। तो अब समझ में आ गया कि अखबार में स्कैनिंग में क्या चीज़ पढ़ेंगे, स्कैनिंग में क्या पढ़ेंगे। तो बारीकी से पठन स्कैनिंग कहते हैं और स्कीमिंग का सरसरी दृष्टि से पढ़ना जिसे द्रुत पठन भी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, स्कीमिंग में सामान्य जानकारी, स्कैनिंग में वही विशिष्ट जानकारी। अब कैसे भूलेंगे बताइए इतना जोरदार तरीके से। देखिए, व्यापक या विस्तृत पठन, देखिए जहां आप लोग को जिसमें आनंद दिख जाए, प्रवाह और रुचि के लिए, अगर ये सब प्रवाह, रुचि, आनंद, ये सब जहां एंटरटेनमेंट की बात आ जाए तो उसमें आप व्यापक या विस्तृत पठन मारेंगे। कहानी, आत्मकथा, उपन्यास आदि इन सबको पढ़कर समझने में हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जहां आनंद की बात आ जाए, प्रवाह रुचि के रूप में पढ़ रहा है, ये सब व्यापक विस्तृत पठन होता है। गहन पठन, देखिए गहराई से समझ और विश्लेषण के लिए पढ़ना, किसी पाठ को गहराई से, ध्यानपूर्वक और विस्तार से पढ़ना। देखिए विस्तार से पढ़ना, अब यहाँ पे विस्तृत, लड़के क्या करते हैं, विस्तार से आ जाता है तो विस्तृत मारते हैं। विस्तृत और व्यापक हम उस तभी मारेंगे जब आनंद, प्रवाह, रुचि की बात कर दे। लेकिन अगर गहन की बात करें तो किसी पाठ की गहराई से, ध्यानपूर्वक, विस्तार से, तो गहन पठन होगा। इसका उद्देश्य हर शब्द, वाक्य, व्याकरण, अर्थ का भाव को अच्छी तरह से समझना है। किसमें, गहन पठन में। तो याद रखिएगा। देखिए कोड स्विचिंग क्या होता है और कोड मिक्सिंग क्या होता है, यानी कोड मिश्रण। तो लड़के यहाँ से भी कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण ही क्या कहलाता है, कोड स्विचिंग कहलाता है। कोड स्विचिंग को कोड अंतरण, कोड व्यत्यय भी कहते हैं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में बोलते बोलते डायरेक्ट इंग्लिश में चले गए तो वो क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा। जैसे इंग्लिश बात करते करते डायरेक्ट हिंदी में चले गए, जैसे संस्कृत बात करते करते डायरेक्ट भोजपुरी में चले गए। जैसे कि काम हो गया नाउ यू कैन गो, दे देगा कि काम हो गया नाउ यू कैन गो। कौन सा ये है, तो ये कोड स्विचिंग है। औपचारिक भाषा से अनौपचारिक भाषा में जाना कोड स्विचिंग कहलाता है। अब देखिए कोड मिश्रण भी आप लोग देखेंगे तो समझ में और आ जाएगा। एक ही वाक्य में दो भाषाओं का मेल। देखिए, जब मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा, इसमें मिक्सर कर दिया, क्या कर दिया, इसमें मिश्रण कर दिया है, मिक्सिंग कर दिया। मैं मार्केट जाऊंगा, पहले हिंदी आया, फिर इंग्लिश आया, फिर हिंदी। अगर यही आ जाता कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू
फलाने ढकाने, मतलब डायरेक्ट हिंदी से अगर पूरा इंग्लिश जाता तो कोड क्या हो जाता, स्विचिंग हो जाता। लेकिन अगर इसी में मिल जुला के कर दे हिंदी इंग्लिश, जैसे यहाँ पे हो गया, हिंदी आया फिर इंग्लिश आया फिर हिंदी आया, तो ये क्या हो जाएगा, कोड मिक्सिंग, मिश्रण कर दे। लेकिन कोड स्विचिंग में क्या है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाएगा डायरेक्ट, तब वहाँ पे कोड स्विचिंग यानी कि कोड अंतरण हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की कुछ विधियां देख लेते हैं। देखिए, आगमन विधि, ये उदाहरण से नियम की ओर चलता है, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ। तो याद रखिए, ये पूरा एग्जाम्पल है देखिए, और नियम की तरफ, यानी कि उदाहरणों से नियम की ओर जाएगा तो वो आगमन विधि कहलाएगा। तो याद रखिएगा, निगमन विधि क्या होता है देख लीजिए। देखिए, नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलता है। व्याकरण अनुवाद विधि, अनुवाद के माध्यम से जो हम करते हैं तो व्याकरण अनुवाद कहलाता है। और व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि कहलाती है। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जब पूछे तो आगमन विधि के पास जाइएगा। सूत्र विधि क्या होता है देखिए, सूत्रों और नियमों का कंठस्थीकरण, क्या सूत्र और नियम का कंठस्थीकरण जहाँ कर दे तो सूत्र विधि का वहाँ पे चले जाएंगे। चलते हैं बिक्स और काप में, देखते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन टेंड हर बार 1 नंबर से 2 नंबर करता है, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होता है। यह अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल या संवादात्मक दक्षता कहते हैं। तो इसे याद, तो बिक्स और काप में हम बता दे रहे हैं आप लोग को। तो काप भी देख लीजिए पहले, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता या अकादमिक दक्षता। ये बिक्स जो होती है वो आम चाल की भाषा होती है। काप जो होती है, बस इतना जानिए कि ए, काप में ए आ रहा है तो एकेडमिक हो गया, तो अकादमिक, यानी कि ये स्कूल की भाषा होती है, याद रखिएगा। देखिए, बिक्स और काप में अंतर, देखिए सामाजिक भाषा है, अनौपचारिक बातचीत दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं बिक्स का प्रयोग, और काप का देखिए अकादमिक भाषा होती है, औपचारिक लेखन व पढ़ना, स्कूल कॉलेजों के विषय में उपयोग। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक बालक अपने चट्टी चौराहे पे समाज में बातें कर रहा है, तो वो किसका प्रयोग कर रहा है, बिक्स और काप रहेगा। ऐसे दे देगा कि एक बालक अध्यापक में बातें कर रहा है, अपने टीचरों से अध्यापक की बात कर देगा, या स्कूलों की, विद्यालय कॉलेजों की बात, ऐसे मतलब कि औपचारिक बात बोल दे, चाहे डाकघर में, पोस्टमैन में, ऐसे कोई संस्था में, तो वहाँ पे काप करेंगे। तो याद रखिएगा कि अंतः वैयक्तिक संपर्क ज्ञानात्मक, ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में भी दे सकता है। संरचनात्मक उपागम, देखिए वाक्य पठन उपागम या श्रव्य मौखिक पद्धति भी कहते हैं। किसे, संरचनात्मक जो उपागम होता है इसे श्रव्य मौखिक, श्रव्य में सुनना और बोलना, यानी कि व्याकरण को रटने के बजाय वाक्यों को, पैटर्न को सुनकर और बोलकर कंठस्थ किया जाता है। जहां आपको सुनकर और बोलकर कंठस्थ करने की बात आ जाए, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, तो संरचनात्मक उपागम होगा, क्योंकि इसे श्रव्य मौखिक पद्धति भी कहते हैं। श्रव्य में सुनना, मौखिक में बोलना। तो सुनना बोलना, सुनकर बोलो, सुनकर बोलो, जहाँ एक टास्क भी दे दिया जाता है बालकों को कि हाँ सुनकर और बोलो, ऐसे कर दे, संरचनात्मक उपागम के पास जाएंगे। रचनावादी, जहाँ करके सीखने पे जोर दे दे। देखिए बालक क्या कर रहा है, करके सीख रहा है, यानी इसमें छात्र प्रयोग, खोजबीन और प्रश्न पूछने के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखता है। किसमें, रचनावादी उपागम में। इस उपागम में बच्चा केंद्र में होता है और शिक्षक केवल एक सुविधा दाता या फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक होता है। तो क्या शिक्षक क्या होता है, सुविधा दाता होता है, याद रखिएगा, रचनावादी उपागम में। संप्रेषणात्मक उपागम यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो इसमें संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेटिव, बातचीत, बस जहाँ बातचीत के माध्यम से आ जाए तो संप्रेषणात्मक उपागम। यह एक पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। शिक्षक यहाँ केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में भाषा सीखने में मदद करता है। देखिए
तो संप्रेषणात्मक उपागम होता क्या है? बातचीत यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो याद रखिएगा ये भी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया यानी कि टोटल फिजिकली जो रिस्पांस होता है, सुनो और शरीर से क्रिया करो। ये क्वेश्चन ऐसे टेंड करता है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और ताली बजाओ। तो छात्र क्या करते हैं? चुपचाप खड़े हो जाते हैं और ताली बजाते हैं, वे कुछ बोलते नहीं है, बस आदेश का पालन। मतलब इसमें क्या है कि बोलते चुपचाप खड़े होकर वो ताली बजा रहे हैं। जहां मतलब शरीर यानी कि सुनो और शरीर से क्रिया करने की बात आप लोग क्या दिख जाए तो तुरंत आप लोग समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के पास चले जाएंगे। कार्य आधारित पद्धति यानी कि टास्क बेस्ड लर्निंग क्या होता है? काम करते करते भाषा सीखे। एक बच्चे को टास्क दी जाती है तो वही है, शिक्षक ने एक टास्क दिया, अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पिकनिक का प्लान बनाओ। छात्र आपस में बात करते हुए योजना बना रहे हैं। तो बच्चे टास्क पूरा करने के चक्कर में अपने आप प्रश्न पूछना, सलाह देना, योजना बनाना सीख गए, तो यही कार्य आधारित पद्धति टास्क बेस्ड लर्निंग होता है। तो याद रखिएगा ये भी सब क्या है? कार्य आधारित पद्धति। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। देखिए टॉप टू बॉटम यानी कि अधोगामी या अधोमुखी सिद्धांत। तो टॉप टू बॉटम होता क्या है? अधो मीन्स होता क्या है? नीचे, तो यानी कि नीचे की तरफ चलेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ। टॉप टॉप बॉटम, टॉप से नीचे बॉटम की तरफ। अधोगामी ऊपर से नीचे। तो देखिए ऊपर पहले जैसे क्या करता है? पहले संपूर्ण रूप से एक वाक्य सीखता है, फिर शब्द, वर्ड, ध्वनि। तो इसमें क्या है? पहले तो वाक्य सीखा, फिर शब्द की ओर आया, वर्ड, ध्वनि। पहले इसको संपूर्ण दिखा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब पहले वाक्य से ध्वनि की ओर जा रहा है तो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर यही ध्वनि से वाक्य की तरफ जाता तो बॉटम टू अप हो जाता। तो उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। और बॉटम टू अप क्या होता है? नीचे से ऊपर की। देखिए पहले अब ध्वनि, फिर वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। तो जब वाक्य से सीधे ध्वनि पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा। और जब ये ध्वनि से कहाँ जाएगा? वाक्य की ओर, तो बॉटम टू अप हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्या है? याद रखिएगा, इसको ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम मेथड देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो देखिए भाषा शिक्षण में सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें? 3 भागों में। एक दृश्य सहायक सामग्री, एक श्रव्य सहायक सामग्री और एक श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। दोस्तों तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। देखिए दोस्तों ये पीपीटी तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब ये पीपीटी तैयार होती है। 1 घंटे की ऐसी क्लास लेने में इसके पीछे बहुत कई घंटों का मेहनत होता है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए दृश्य सामग्री देख लेते हैं क्या होता है। जिन्हें जीवन आँखों से देखा जा सके वो दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे श्यामपट्ट हुआ, चार्ट और मानचित्र हुआ, फ्लैश कार्ड और पाठ्य पुस्तक। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वह शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र होता है। यह भी क्वेश्चन टेंड किया हुआ है कि शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र कौन सा है? तो श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड है। मुख्य बिंदुओं को लिखने के काम आता है कौन सा? ये श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। देखिए चार्ट और मानचित्र के माध्यम से हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं, दिखाकर हम लोग टीचिंग करा सकते हैं। फ्लैश कार्ड भी हुआ, पाठ्य पुस्तक हुआ, ये सब क्या है? ये सब दृश्य सामग्री है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रव्य सामग्री, दृश्य मतलब होता है देखना, तो जो हम देखकर अपना टीचिंग कराएं। और श्रव्य क्या है? सुनकर, यानी कि सुनना, जिन्हें केवल कानों से सुना जाए। तो रेडियो क्या है? हम लोग सुनेंगे। टेप रिकॉर्डर क्या है? ये भी सुनेंगे। लिंगुआफोन। तो रेडियो जो शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए होता है रेडियो। टेप रिकॉर्डर छात्रों के स्वयं के उच्चारण को रिकॉर्ड करके
सुधारने के लिए ये काम आता है टेप रिकॉर्डर। और लिंगवा फोन जो होता है वो भाषा की बारीकियों और उच्चारण को सिखाने वाला विशेष उपकरण होता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री देखिए, जिन्हें हम देख और सुना दोनों जा सके वही दृश्य और श्रव्य सामग्री होता है। तो टेलीविजन से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सूचनात्मक और शैक्षिक वीडियो के लिए उपयोग होता है। कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। चलचित्र जो होता है भाषा को उसके स्वाभाविक संदर्भ में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलचित्र देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे देखेंगे वीडियो भी चलेगा, चित्र भी आएगी, आवाज़ भी, इसमें भी हम लोग आवाज़ चित्र दोनों, टेलीविज़न भी। तो जो दृश्य दे देगा निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है, कौन सा नहीं है, कौन सा श्रव्य है, कौन सा दृश्य है, तो याद रखिएगा, ये सब देख लीजिएगा। इनकी विशेषताओं से भी कई बार ट्रेंड किया हुआ है। तो एक टीएलएम मतलब अच्छी टीएलएम की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, देखिए सस्ती और टिकाऊ होनी चाहिए। लड़के क्या करते हैं, सस्ती समझकर सोचते हैं कि ये इसकी विशेषता नहीं होगी, तो इसकी विशेषता सबसे इम्पॉर्टेंट ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है कि सस्ती और टिकाऊ, यह बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। प्रासंगिक, पाठ के उद्देश्य से मेल खानी चाहिए। छात्रों के आयु के अनुकूल यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कौन, जो एक अच्छी टीएलएम की विशेषता होती है। सटीक, गलत जानकारी देने वाले सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो एक अच्छी टीएलएम की विशेषताएं होती हैं, सस्ती और टिकाऊ, प्रासंगिक, छात्रों की आयु के अनुकूल और सटीक होनी चाहिए। देखिए मुक्त लेखन क्या होता है, बिना डरे अपने विचार लिखते जाओ। मुक्त लेखन यानी कि इसमें क्या करते हैं बच्चे, बिना डरे अपने जो मन में विचार आते हैं लिखते जाते हैं, बिना डरे इसमें। तो बिना रुके, बिना व्याकरण वर्तनी की चिंता किए स्वतंत्र विचारों को लिखना विचारों का प्रवाह महत्वपूर्ण है। तो आज जैसे इसमें क्या हुआ कि आज बारिश पर 5 मिनट लगातार लिखो, गलतियों की चिंता मत करो। यह कौन सा लेखन है, तो ये मुक्त लेखन है, क्योंकि इसमें बिना डरे गलतियों की चिंता नहीं करते हैं बालक, अपना जैसे चाहे वैसे लिखते चले जाते हैं। तो मुक्त लेखन ये हुआ। जैसे कि फ्री राइटिंग हुआ वो। नियंत्रित लेखन यानी कि कंट्रोल्ड राइटिंग, जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा ही सही लिखो। ये नियंत्रण अपने आप क्या करा, नियंत्रण में, कंट्रोल में लेने की बात हो रही है। शिक्षक का नियंत्रण क्या और कैसे लिखना है यह शिक्षक तय करता है। किसमें, नियंत्रण लेखन में। जैसे कि शिक्षक पूरा ढांचा और सामग्री प्रदान करता है, छात्रों को बदलाव की स्वतंत्रता कम होती है। क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है, अगर एक कक्षा में बालकों को एक टीचर या अध्यापक क्या करता है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे टास्क देता है, ऐसे लेखन लिखने के लिए कहता है, तो कौन सा ये लेखन या राइटिंग होगी, तो नियंत्रित लेखन। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। जिज्ञासुत लोग, जिज्ञासुत लेख बस इतना जानो कि ये क्या होता है, मिलजुल कर काम होता है। जैसे सहयोगात्मक गतिविधि, आधा मेरे पास आधा तुम्हारे पास, इसमें मिलकर काम को पूरा करते हैं। जैसे कि हिस्सा ए, एक प्यासा कौवा था, हिस्सा बी, उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी कम था, तो दोनों को मिलाए, ऐसे मिलजुल कर अपने क्या हुए, जिज्ञासुत लोग। जहां मिलजुल कर बात आ जाए सहयोगात्मक रूप से तो जिज्ञासुत लेख होगा। विवरणात्मक लेखन यानी कि इसमें कीवर्ड क्या है, शब्दों से चित्रकारी करना। जहां शब्दों से चित्रकारी आ जाए, अभी आप लोग को एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ऐसा बारीक वर्णन जिससे पाठक के दिमाग में एक हूबहू चित्र बन जाए। तो सरल वाक्य, मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक, ये सरल वाक्य हो गया। और विवरणात्मक वाक्य, एक छोटा भूरे रंग का और रोएदार कुत्ता देखा जो मासूमियत से अपनी पूंछ हिला रहा था, तो कौन सा होगा, विवरणात्मक लेखन, क्योंकि इसमें शब्दों से चित्रकारी करना, शब्द से चित्रकारी, जैसे छोटा भूरे रंग, रोएदार कुत्ता, शब्दों से चित्रकारी कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विवरणात्मक लेखन के अंतर्गत।
वृत्तांत लेखन यानी कि जहाँ घटना की बात आ जाए वृत्तांत लेखन होगा। कहानी की घटनाओं का क्रम, जैसे किसी घटना, अनुभव या कहानी को एक क्रम में लिखना, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ये सब कथात्मक लेखन भी कहते हैं, किसे, वृत्तांतमक लेखन को भी। तो याद रखिएगा, घटना संबंधित समय, डेट, सब तारीख आ जाए, घटना के बारे में दर्शा दे तो वृत्तांतात्मक लेखन होता है, और इसी को क्या कहते हैं, कथात्मक लेखन भी। देखिए, एक होता है सहपाठी शिक्षण और एक होता है समूह शिक्षण। तो सहपाठी शिक्षण, सहपाठी में दो लोग और समूह के दो से अधिक मिलजुल कर काम करते हैं। तो सहपाठी में दो लोग और समूह के दो से अधिक मिलजुल कर। इस सहपाठी में दोस्तों द्वारा दोस्त को सिखाना, समूह शिक्षण में मिलजुल कर समस्या सुलझाना। तो जहाँ दो लोग की बात आ जाए, सहपाठी यानी कि दोस्तों द्वारा दोस्त को सिखाना, और समूह में यानी कि दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक लोग आ जाए जैसे, तो वो समूह शिक्षण हो जाएगा। तो याद रखिएगा। देखिए, आकलन होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जब कोई छात्र अपने स्वयं के कार्य, प्रदर्शन और सीखने की प्रक्रिया की जांच खुद करता है तो उसे स्व आकलन कहते हैं। देखिए, आकलन टॉपिक होता है, एक रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, फिर सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, जितने आकलन संबंधित असेसमेंट हैं सब, निदानात्मक, उपचारात्मक क्या होता है, सब जो हम पढ़ाए हैं ईवीएस का संपूर्ण पैडागोजी, उसमें जाकर पूरी देख लेते हैं, पूरा निचोड़ उसमें पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ उसमें पढ़ाया गया है। तो यहाँ इसलिए नहीं रखे हैं कि वहाँ आप लोग जब ईवीएस के संपूर्ण पैडागोजी देखेंगे, ईवीएस तो पैडागोजी, तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो स्व आकलन यहाँ पे क्या होता है, ये हिंदी का है, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, सब उसमें डिटेल से बताया गया है। तो जो स्वयं से आकलन करे, स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, एक अधिसंज्ञान, परसंज्ञान, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो वही है, स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना, मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है जानना, तो यही क्या होता है, मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान या प्रसंज्ञान कहलाता है। देखिए, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार अटेंड करता है जो भाषा से संबंधित है। तो भाषा से संबंधित आप लोग देख लीजिए, जो हिंदी में भाषा से संबंधित आते हैं, इतना ही के अंदर से आएंगे, इससे ज़्यादा आप लोग को भाषा से संबंधित नहीं आएंगी। तो नोम चॉम्स्की जो है ये बताते हैं कि बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या? जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो नोम चॉम्स्की ने कहा है। इनकी दो प्रमुख अवधारणा थी, एक भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी के नाम से जाना जाता है, एक सार्वभौमिक व्याकरण जो यूनिवर्सल ग्रामर यूजी के नाम से जाना जाता है। तो जहां आप लोग को भाषा जन्मजात की दिख दे, जन्मजात क्षमता दिख दे तो नोम चॉम्स्की के पास, जहां एलईडी दिख जाए भाषा अधिग्रहण यंत्र, नोम चॉम्स्की के पास जाइएगा। जहां सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर दिख जाए, नोम चॉम्स्की के पास जाइएगा। तो प्रथम भाषा यंत्र जो होती है नोम चॉम्स्की ने बताए थे। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन आगे हम लोग देखेंगे स्टीफन क्रेसन का। तो देख लेते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या होता है। यह बच्चे के मस्तिष्क में होता है। क्या? ये नोम चॉम्स्की बताते हैं कि जो एलईडी नामक एक डिवाइस होती है भाषा अधिग्रहण यंत्र, यह बच्चे के मस्तिष्क में होता है और भाषा के नियमों को पहचानने में मदद करता है। कौन? यही भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और जो सार्वभौमिक व्याकरण है यूनिवर्सल ग्रामर, यह वह बुनियादी ढांचा है जो एलईडी के अंदर पहले ही मौजूद होता है। तो एक क्या होता है, देखिए, जो एलईडी ये बच्चे के मस्तिष्क में होता है। ये बालक का मान लीजिए मस्तिष्क है, ठीक, मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में एलईडी नामक एक डिवाइस होती है और इसी एलईडी के अंदर क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जो वो क्या करता है, मस्तिष्क को ट्रांसलेट, एलईडी को नियंत्रित करके वो बाहर निकालता है जो भाषा बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल में चिप लगा है अंदर, तो आप लोग तो देख सकते हैं नहीं,
पहले चिप लगा होता था, तो अब जो स्टोरेज आती हैं क्या होती हैं उसमें, तो अब यही सब स्टोरेज मस्तिष्क में होती है। तो उसी मस्तिष्क में क्या है, बच्चे के मस्तिष्क में ये एलईडी नामक एक डिवाइस होती है, किसने कहा, नोम चॉम्स्की ने। और उसी एलईडी के अंदर एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो उससे भाषा सीखने में हेल्प करती है। किसकी, बालक की भाषा सीखने में हेल्प करती, किसने कहा, नोम चॉम्स्की ने। तो जहाँ एलईडी, सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर दिखे, सब ये सब किसके पास जाएंगे, नोम चॉम्स्की के पास। तो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किसमें होती है, या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो नोम चॉम्स्की ने। ऐसे क्वेश्चन टेंड करता है। तो स्टीफन क्रेसन देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टीफन क्रेसन ये द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। ये प्रथम भाषा अर्जन का सिद्धांत अगर आ जाए तो नोम चॉम्स्की के पास, और द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत अगर आ जाए तो आप स्टीफन क्रेसन के पास जाएंगे। द्वितीय भाषा को प्रथम भाषा के समान अर्जित किया जा सकता है यदि उचित भाषा समृद्ध वातावरण हो। ये स्टीफन क्रेसन क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं ये है कि भाषा तो अपने जन्मजात क्षमता से जो बालक सीख लेता है, जन्मजात क्षमता होती है, ये तो नोम चॉम्स्की बता ही दिए थे। तो स्टीफन क्रेसन बोले कि भाषा तो जन्मजात क्षमता से बालक सीख ही लेता है, लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज होता है, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि मातृभाषा किसी की हिंदी है, अगर सेकेंड दूसरी भाषा अगर सीख रहा है बालक तो वो भी सीख सकता है। तो दूसरी भाषा सीखता है तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत स्टीफन क्रेसन ने बताए थे कि उनको वातावरण मिलेगा, आप उनको सिखाएंगे दूसरी भाषा भी तो बालक सीख सकता है। तो क्रेसन ने 5 परिकल्पनाएं दी थे। कितने, 5 परिकल्पना दिए थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बोधगम्य निवेश होता है, यहाँ से क्वेश्चन टेंड करता है। बोधगम्य निवेश बच्चे को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। देता है ये कि एक स्तर ऊपर है या एक स्तर अधिक है, अपने जो बच्चे का लेवल यहाँ है इस लेवल से उसको भाषाई अवसर एक स्तर आगे के ऊपर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे तो सीख सकता है अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन दिए थे कि आप बालक को सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा अर्जन भी सीख सकता है। तो एक स्तर से आगे या एक स्तर ऊपर अगर कह दे तो आप कहाँ जाएंगे, स्टीफन क्रेसन के पास, और बोधगम्य निवेश होता है, याद रखिएगा। देखिए पियाजे कहते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन टेंड करता है। देखिए पियाजे का अगर डिटेल में जानना है, वाइगोस्की का इन सब मनोवैज्ञानिक डिटेल में पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। लेकिन हिंदी में जो भाषा से संबंधित होती है इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं आएगा। सीडीपी की मैराथन क्लास लेकर आएंगे, सब डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो पियाजे कहते हैं कि पहले विचार फिर भाषा आता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा तब विचार आता है। तो याद रखिएगा, अगर पहले विचार की बात आ जाए तो पियाजे के पास जाएंगे, अब पहले भाषा की बात आ जाए तो वाइगोस्की के पास आ जाएंगे, क्योंकि पियाजे बताते हैं कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है, और इसके विपरीत वाइगोस्की बताते हैं कि पहले भाषा आता है देन विचार आता है। तो याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने आसपास की दुनिया के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करके, प्रयोग करके और खोज करके सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और अधिक जानकार अन्य यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर MKO जैसे माता पिता, शिक्षकों या साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। तो ये सब क्या डिटेल में है सब हम बताएं वाइगोस्की में कि मोर नॉलेजेबल, पाठ, ढांचा, ये सब समीपस्थ विकास का क्षेत्र सब बताए हैं। और पियाजे का टॉपिक में भी स्कीमा क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, संतुलन क्या होता है, सब समावेशन, समायोजन सब बताया गया है। तो देखिए जो पियाजे हैं वो बताते हैं कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, और वाइगोस्की बताते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके, इंटैक्ट करके सीखता है। जहाँ समाज और संस्कृति दिख जाए, समाज से, सहयोग से, सहपाठी से, जहाँ ऐसे बालक को सीखने का प्रावधान आप लोग को दिख जाए तो कहाँ जाएंगे, वाइगोस्की के पास। अगर जहाँ वातावरण के माध्यम से स्वयं से बालक सीखता है, जैविक परिपक्वता को, ये सब पियाजे के पास जाइएगा।
क्योंकि जैविक परिपक्वता को बहुत महत्व दिए। इंडिविजुअल जो बायोलॉजिकल होती है मैच्योरिटी, जो जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होती है, इसने पियाजे ने बहुत महत्व माना है बच्चे को। और वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति से जो अंतःक्रिया करके सीखते हैं, एक प्राइवेट स्पीच दिए थे, आंतरिक वाक्य एक दिए थे। तो ये सब वाइगोस्की, जहाँ प्राइवेट स्पीच दिख जाए वाइगोस्की के पास जाइएगा, जहाँ नन्हे वैज्ञानिक दिख जाए, छोटे वैज्ञानिक, पियाजे के पास जाइएगा। एक एक कीवर्ड आप लोग को बताया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए बीएफ स्किनर, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है क्या, जिसे कि आप लोग को दे देगा व्यवहारवादी। आज पहले ट्रेंड करता था क्वेश्चन कि बालक अनुकरण के माध्यम से यानी कि कॉपी करके सीखता है, तो डायरेक्ट बीएफ स्किनर दे देता था। तो अब क्या दे रहा है, व्यवहारवादी दे रहा है। स्किनर की जगह व्यवहारवादी लिख दे रहा है। तो जहां आप लोग को स्किनर एक प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, जहां आप लोग को दिख जाए कि अनुकरण, नकल, अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से बालक सीखते हैं, तो ये या तो व्यवहारवादी रहेगा या तो बीएफ स्किनर रहेगा। तो इतना याद रखिएगा कि जहां अनुकरण, नकल करके अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से आ जाए तो बीएफ स्किनर के पास जाइएगा, और जहां समाज और संस्कृति से बालक सीखता है वाइगोस्की के पास जाइएगा, जहां वातावरण के माध्यम से तो आप लोग पियाजे गए, व्यक्तिगत रूप से बालक सीखता है इन्वायरमेंटल में, तो आप लोग पियाजे के पास। पियाजे 4 प्रकार की अवस्थाएं बताए थे। क्या 4 प्रकार की अवस्थाएं बताए थे। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी, जो 0 से 2 वर्ष थी। क्या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूरा डिटेल में पियाजे का टॉपिक पढ़ाया गया। दूसरी अवस्था क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष थी। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 थी। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं, 11 से 15 थी। तो पूरी जो 4 अवस्थाएं हैं पूरी की पूरी डिटेल में बताया गया है। और जहां आप लोग को दिख जाए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द्वितीय भाषा अर्जन, तो स्टीफन क्रेशन के पास चले जाइएगा। और ये जो बोधगम्य निवेश है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्तर आगे या एक चरण ऊपर या एक चरण आगे ऐसे क्वेश्चन चेंज करता है। तो बोधगम्य निवेश होता है किसका, स्टीफन क्रेशन का। और जहाँ जन्मजात यानी कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो नोम चोम्स्की के पास चले जाइएगा। भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी जहाँ दिखे तुरंत नोम चोम्स्की के पास जाइएगा। यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण दिखे, नोम चोम्स्की के पास जाइएगा। ये सब क्या है, ये सब आप लोग को कीवर्ड आप बताया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिसंज्ञान एक देख लेते हैं आप लोग। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे शिक्षण शास्त्री विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। क्या, दूसरी भाषा का। जैसे संस्कृत या इंग्लिश सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि, इसको निगेटिव माना गया है। इसको शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। और ये क्या है, ये प्राचीन विधि है। तो प्राचीन विधि दे देगा कि प्राचीन विधि का अन्य नाम है व्याकरण अनुवाद विधि या शास्त्रीय विधि। तो ये ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इस पे क्या है, लिखने और पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सुनो और बोलो, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है। सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। तो ये लिखो और पढ़ो पे जोर दिया जाता है, इसलिए इसको हटाया, मतलब निगेटिव माना गया है। प्राकृतिक विधि, ये क्या है, इसको पॉजिटिव माना गया है। तो इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पे जोर दिया जाता है। क्या, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। ये क्या है, प्राकृतिक विधि। और प्राचीन विधि व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसे हम लोग शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, ताकि वे वाचित रूप से परिचित हो जाएं। इस प्रकार वे दूसरी भाषा को उसी तरह सीखेंगे जैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। इसमें सुनो और बोलो, सुनो फ्लुएंसी कर दिए जाते हैं। तो प्राकृतिक विधि ये क्या है, हमारा ये पॉजिटिव माना गया है। और जो ये क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि शास्त्रीय विधि से प्राचीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार अटेंड किया है। तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो देखिए अपनी मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए, क्या, अपनी मातृभाषा को
बिना मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा सीखना वो क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, यानी कि डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां आप लोगों को दे देगा कि मातृभाषा का प्रयोग बालक नहीं कर रहा है और दूसरी भाषा सीख रहा है, यानी कि बिना मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए अगर आ जाए तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बालक का मातृभाषा हिंदी है, अब उसको विदेश भेज दिया जाता है इंग्लिश एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी 1% भी नहीं बोली जाती है। हिंदी को सुनता है, समझता है, ऐसे करते करते दूसरी भाषा सीखता है। जैसे हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ में भेज दिया गया, वहाँ पे कन्नड़ में हिंदी प्रयोग नहीं किया, सिर्फ कन्नड़, तो अपनी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा जब सीखता है तो वही प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। जाकर मैराथन क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।